हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम अपने जनरल स्टडीज़ के वीडियो लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज आपको दिवाली स्पेशल दिया जा रहा है। दिवाली स्पेशल्स कहने का मतलब ये है कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एकदम स्पेशल वीडियो लेक्चर है। उस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप छत्तीसगढ़ की जनरल स्टडीज़ को कैसे 3 डेज़ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है तो मोस्टली मार्केट में क्या मटेरियल अवेलेबल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज जो इस वीडियो लेक्चर्स में जो भी चीज़ कवर करूंगा वो मे बी 3 से 4 वीडियो में कवर हो, बट ये आपके लिए बहुत इसेंशियल है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो बिगनर्स हैं, स्पेशली जो तैयारी करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और कंप्लीट देखने के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि कैसे हमें छत्तीसगढ़ के बारे में स्टडी करनी है और क्या क्या हमारे सिलेबस में चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो मैं कुछ ये स्लाइड्स के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, कुछ मैं लिख कर बताऊँगा चीज़ें। तो आप सभी चीज़ों को कंबाइन करेंगे और आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे वीडियो लेक्चर्स फॉर्म करूँगा। और आप जो ऐसे स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस में रह के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करूँगा, बट इट मस्ट बी नेसेसरी, यू हैव टू सपोर्ट मी, है ना। तो आज हम देखते हैं नया चीज़, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया गया। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम CGPSC प्रयास नाम से रखा गया है। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, लोगों का कहना था कि उन्हें यूट्यूब में जो पुराने नाम था उससे सर्च करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो इस नेम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, CGPSC प्रयास नाम रखा गया है। अब इस प्रयास को आप कहाँ तक बेहतर बना पाते हैं आप सपोर्ट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आगे वीडियो लेक्चर्स फॉर्म करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फर्स्ट वीडियो स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें हम आपको ये प्रेजेंट करेंगे कि ये जो इंडिया है, ये आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा होगा। इंडिया के मैप में छत्तीसगढ़ की पोजीशन दिख रही होगी, छत्तीसगढ़ की पोजीशन ब्लैक कलर में दिख रही होगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके, ये देखिए, ये इंडिया का मैप दिख रहा है। ये इंडिया के मैप में ये छत्तीसगढ़ की पोजीशन दिख रही है, ये छोटी सी छत्तीसगढ़ की पोजीशन दिख रही है। और ये रंग बिरंगा प्यारा खूबसूरत सा छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैप की यदि आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ मैप में इसमें टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन 27 डिस्ट्रिक्ट्स को 5 डिवीजन्स में क्लासीफाई किया गया है। साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं जो फैक्चुअल डाटा है, और फिर हम स्लाइड्स में जो लिखी हुई बातों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ राज्य है 26वें राज्य के रूप में आया। छत्तीसगढ़ स्टेट 26वें राज्य के रूप में आया। इसकी स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर 2000 है। 1 नवंबर 2000 को ये मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों के बाद गठित हुआ। बात है 1953, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के सामने ये समस्या आई कि जो इंडिया जो हमारा है उस इंडिया को कितने स्टेट्स और कितने उसमें डिवाइड किया जाए। जब इस चीज़ पे चर्चा हुई तो फजल अली आयोग की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के तहत ये चीज़ें मतलब उस रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और उसके बाद उसके 44 साल बाद छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि आप मेरे पूरे आने वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन की कहानी कब से है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट के फॉर्मेशन की कहानी 1850 के अप्रॉक्स से चालू होती है, लॉर्ड डलहौजी से। तो आप उस वीडियो लेक्चर से मैंने पूरी चीज़ों को कवर किया, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक फैक्ट के नॉलेज के बेसिस पे बात करूँ तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 26वें राज्य के रूप में हुआ है। 1 नवंबर 1956 को हुआ है, जिसकी राजधानी नया रायपुर है। जिसकी राजधानी नया रायपुर, रायपुर आप आंसर में टिक नहीं करेंगे, नया रायपुर लगाएंगे। जिसकी राजधानी नया रायपुर है, और इसे 5 संभाग और 27 जिलों में डिवाइड किया गया। इन 27 जिलों को भी अलग अलग टाइम में ये जिले बने हैं। इस जिले के फॉर्मेशंस के लिए भी आप मेरा वीडियो लेक्चर दे सकते हैं। उसमें मैंने आपको प्रीवियस आपको यदि देखना है तो आप
CGPSC प्रयास यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में आप जब आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बाकायदा सीक्वेंस में आपको चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी, वहाँ से आप सीधे वीडियो लेक्चर्स को सीधे पढ़ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश से हुई, और जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था उस समय टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे छत्तीसगढ़ स्टेट में 16 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। साथ ही साथ उस समय 3 तहसीलें हुआ करती थी, 3 सॉरी विकास संभाग हुआ करते थे। तहसील 96 हुआ करती थी, विकास खंड 149 हुआ करते थे। तो आपको मैं एक मूल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। मूल छत्तीसगढ़ की आप बात करेंगे तो उस समय 16 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिवीजन, 96 तहसील एंड 149 विकास खंड एरिया। तो ये आपको बेसिक फैक्ट याद रखना चाहिए। अगर आप अभी वर्तमान समय में नगर निगम की बात करेंगे तो वर्तमान समय में नगर निगम 13 हैं। वर्तमान समय में नगर निगम की यदि आप संख्या की बात करेंगे तो नगर निगम यदि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो नगर निगम वर्तमान में 13 हैं। हम इस बेसिक को और थोड़ा फैक्ट को थोड़ा और दूसरे प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं। जस्ट 2 सेकंड वेट, इसमें देखते हैं। आपको मैं बता दूं जितने भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ ये थोड़े से टॉपिक से रेलेवेंट हैं, इसलिए इन फैक्ट्स को आप अच्छे से पढ़िए। देखिए अगर मैं ये छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ प्लॉट करता हूँ कुछ इस तरीके का, ये छत्तीसगढ़ का मैप प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरीके का छत्तीसगढ़ का मैप है मान लीजिए। इस मैप में चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इस मैप से हम याद रखेंगे बेसिक एकदम इनिशियल लेवल में 1 नवंबर 2000 की कंडीशन की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स की यदि आप बात करेंगे तो 3, टोटल नंबर ऑफ तहसील की यदि आप बात करेंगे तो 96, और टोटल नंबर ऑफ विकास खंड की बात करेंगे, विकास खंड की बात करते हैं यदि आप तो विकास खंड की बात करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ विकास खंड 149, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय की यदि आप बात करेंगे, वर्तमान एट प्रेजेंट, तो हालांकि एट प्रेजेंट में चीज़ों को उतने तरीके से अभी अपडेट नहीं किया, कुछ चीज़ें उद्घोषित कर दी गई हैं, बट जो भी अभी फैक्ट में या लेटेस्ट मैंने जो पढ़ा है या जो मैं जानना हूँ वो नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ। उसमें टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 7 है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 5 है, जिसमें बस्तर डिवीजन जो है या बस्तर डिवीजन बोल सकते हैं जो कि सबसे बड़ा है। बस्तर डिवीजन अपने साथ 60 डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलता है। सबसे छोटा डिवीजन जो है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वो 5 जिलों को लेकर चलता है, बट एरिया वाइज वो सबसे छोटा है। इसके अलावा तहसील की बात करेंगे तो तहसील की संख्या 149 अभी जो बुक्स में देखने को मिल गई है। घोषित तहसीलों की यदि आप बात करेंगे तो 150 तहसील हैं जिनको घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ जो जिले हैं, जिले में 27 जिलों की तो बात की गई है, लेकिन 3 और जिले हैं जिसमें सारंगढ़ को बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा भानु प्रतापपुर को बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो मोहला तहसील राजनांदगांव, मोहला तहसील, सारंगढ़ और भानु प्रतापपुर, इनकी बात की गई है। तो इस तरीके से चीज़ें आप रखेंगे। नई टेक्नोलॉजी के थ्रू लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है माउस और पेन की सहायता से, तो आप चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। जब मैं बोलूँ तो आप लिखने की कोशिश करेंगे, उस समय फैक्ट को लिख सकते हैं। अब हम विकास खंड की बात करते हैं तो विकास खंड भी यहाँ पे 149 है। इस विकास खंड को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आदिवासी विकास खंड, आदिवासी विकास खंड की बात करेंगे तो 85 हैं, 85 ऐसे विकास खंड हैं जो कि आदिवासी हैं, जो कि मे बी अभी वर्तमान में शायद 110 बनाने की बात चली है, मे भी हो सकता है कि 110 भी हों। एक बार ये डाटा फैक्ट आप देख लेंगे। नगर पालिका की यदि आप बात करेंगे तो नगर पालिका में 44 ऐसी
मतलब जो नगर पालिका 44 है, और नगर निगम की यदि आप बात करेंगे तो 13 ऐसे नगर निगम है। तो ये नगर पालिका हो गया और ये नगर निगम हो गया। इसके अलावा यदि आप राज्यसभा लोकसभा की सीट की बात करेंगे तो 5 लोकसभा राज्यसभा की सीट है, 11 लोकसभा की सीट है, इस प्रकार 16 टोटल कुल सांसदों की संख्या है। इसके अलावा यदि आप विधानमंडल की बात करेंगे तो यहाँ एक सदनीय विधानमंडल है, एक सदनीय विधानमंडल है। कहने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। उच्च न्यायालय की यदि आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। छत्तीसगढ़ में जो एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय के भवन का जो नाम है, मंत्रालय के भवन का नाम महानदी संचालनालय भवन है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो 2 इम्पॉर्टेंट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, शासकीय मुद्रणालय। यदि आप शासकीय मुद्रणालय की बात करेंगे तो ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राजनांद शासकीय मुद्रणालय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ब्रेल लिपि प्रेस जो है तिफरा बिलासपुर में स्थित है, बस स्टैंड के पास। तो इस तरीके से आपको मैं बता दूं कि बेसिक तौर पे मैंने आपको ये बता दिया कि छत्तीसगढ़ के बारे में एकदम ही बेसिक और एकदम थोड़ी थोड़ी बातें। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड की सभी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आपको सीधे बताता हूँ, टॉपिक पे उतरता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैंने इस चीज़ को एक उसमें कवर किया है वीडियो में, फिर भी मैं इसको इस चीज़ के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो 4 नवंबर 2001 को मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकृत प्रतीक चिन्ह को निर्धारित किया और स्वीकृति प्रदान की। कहने का तात्पर्य ये है कि 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया गया, इस चीज़ की पुष्टि की गई। अब हम आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह आपको दिख रहा होगा। ये सर्कुलर शेप में छत्तीसगढ़ का चक्र के फॉर्म में प्रतीक चिन्ह दिखाई देता होगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ छत्तीसगढ़ शासन। और यदि आप इसकी बात करेंगे तो ये जो ये हैं ये किले कहलाते हैं, किले कहलाते हैं, यानी कि गढ़ कहलाते हैं। इन गढ़ों की संख्या, किले, फोर्ट्स या गढ़ों की संख्या की बात करेंगे तो 36 है। इन किलों का जो रंग है, ये रंग स्पेशली हरे रंग का किया गया है। अब इसका कलर हरे रंग का क्यों किया गया, तो उसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ जो अदम्य आकांक्षा का प्रतीक है एवं विकास का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, नैसर्गिक सुंदरता को बताता है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे वन है ये भी बताता है। तो आप फर्स्ट 2 पॉइंट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अब छत्तीसगढ़ का जो किलों का रंग है वो व्हाइट कलर का किया गया है, क्योंकि साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ के किले जो बने यहाँ पे एक व्हाइट कलर प्रेजेंट किया गया। कहने का मतलब ये व्हाइट कलर और ये व्हाइट कलर, कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जिसको कहा जाता है, पृष्ठभूमि जो है वो व्हाइट कलर की है। ये भी आप जो कि एक शांति को प्रेजेंट करती है, एक पीसनेस को शो करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे धान की बालियाँ दिख रही होंगी, धान की बालियों दोनों साइड से बनी हुई है। धान की बालियों के साथ साथ ये एक अनाज अंकुरण को प्रदर्शित करता है, अर्थात छत्तीसगढ़ स्टेट कृषि प्रधान देश है, इस चीज़ को बताता है। साथ ही साथ कृषि प्रधान देश में किसकी खेती होती है, तो धान की खेती सर्वाधिक होती है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो 3 आपको लहरें दिखाई दे रही होंगी, 3 लहरें, इनका जो कलर है तिरंगे के कलर के समान है। कहने का तात्पर्य ये है, ये अपना तिरंगा हो गया, इस तिरंगे में ये केसरिया कलर, फिर बीच में व्हाइट कलर, फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर, ये बीच में व्हाइट कलर, तो इसी तरीके से ये केसरिया, ये व्हाइट और ये ग्रीन, तो अलग अलग कलर से इसको शो अप किया गया। धान की बालियों का रंग सुनहरा पीला, कृषि प्रधान राज्य, प्रमुख फसल धान। अब देखिए आपको यहाँ पे 2 स्पार्क्स दिख रहे हैं, स्पार्क्स दिख रहे हैं, कहने का मतलब है कि 2 वज्र दिखाई दे रहे हैं। वज्र मतलब एक चिंगारी का स्वरूप दिखाई दे रहा होगा। चिंगारी का स्वरूप देखने पे ये जो है वास्तव में ऊर्जा के प्रतीक को बताते हैं, ऊर्जा, बिजली चीज को बताते हैं। अभी वर्तमान समय में 3401 मेगावाट बिजली के उत्पादन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ से, जिस मतलब टारगेट रखा गया है 2400 के समथिंग है। तो अब आप लहरों की बात करेंगे तो लहरों के बारे में बताना, सारनाथ के अशोक स्तंभ की बात करते हैं। जब सबसे सारनाथ के अशोक स्तंभ की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो टोटल नंबर ऑफ लायंस जो हैं, जो आपको दिखाई दे वो 4 होते हैं। और इसमें बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपको ये बीच में आपको एक अशोक चक्र दिखाई देगा, जिसमें 24 तिलियां होती हैं जो आपको निरंतर कार्य करने के प्रेरित करती हैं। साथ ही साथ ये रीजन है, इस रीजन में टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स, 4 एनिमल्स दिखाई देते हैं अशोक चक्र के बगल में। वो एनिमल्स कुछ इस तरीके के हैं। पहला एलिफेंट,
हाथी, उसके अलावा हॉर्स यानी घोड़ा, उसके अलावा बुल यानी सांड, और उसके अलावा एक और लॉयन यानी कि शेर। तो इस तरीके के टोटल 4 एनिमल्स आपको अशोक चक्र के नीचे दिखाई देंगे। ये आप इसको और ब्रीफ में देखना चाहें तो मेरे वीडियो लेक्चर्स छत्तीसगढ़ बेसिक सीरीज में वीडियो 5 या 4 में है ये चीज़। अब छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है, सत्य की ही जय होती है, ये इसका तात्पर्य ये होता है सत्य की जय होती है, ये वो एक उपनिषद वाक्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको दिखाई देगा, आगे में आपको कुछ अन्य प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कुछ अन्य प्रतीक चिन्ह में आपको राजकीय पक्षी बस्तर का पहाड़ी मैना दिखा रहा है जिसे हिल माइना कहा जाता है, और इसका जो एक साइंटिफिक नेम है ग्राकुला रिलीजियोसा पेनिसुलरीज, ये आप नाम थोड़ा सा टफ है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम का थोड़ा सा फंडा ऐसे ही है कि थोड़ा सा टफ होता है, हमारी इजी टू टंग में नहीं होता है। अब राजकीय पशु की यदि आप बात करेंगे तो राजकीय पशु वन भैंसा है, वाइल्ड बफेलो जिसे कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम यदि बात करेंगे तो बुबुलस बुबलिस, ये इसका नाम है, बुबालस बुबलिस। इसके अलावा राजकीय पेड़ की बात करेंगे तो राजकीय पेड़ शाल होता है या सरई होता है। एक एज फॉर इन्फॉर्मेशन, जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं उसमें जो रेलवे की पटरियों को ट्रैक के बीच में जो लकड़ियाँ बिछी हुई होती हैं स्पेशली शाल की होती है। शाल की जो लकड़ी होती है बेहद ही मजबूत होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसका वर्क किया जाता है। साथ ही साथ यदि आप राजधानी की बात करेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि राजधानी यहाँ की नया रायपुर। राजभाषा की यदि आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 से 3 डेट आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें एक छत्तीसगढ़ की राजभाषा भी आती है। 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। और राज्य के प्रतीक चिन्ह का यदि प्रतीक वाक्य देखेंगे तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़, क्रेडिबल छत्तीसगढ़। यदि आप इंडिया के रिस्पेक्ट में ये चीज़ देखते हैं तो इनक्रेडिबल इंडिया अर्थात अविश्वसनीय भारत है। साथ ही साथ राजकीय गीत की यदि आप बात करते हैं तो राजकीय गीत यहाँ का ददरिया है। ददरिया एक श्रृंगार रस का गीत है। श्रृंगार रस के 2 फॉर्म होते हैं, एक श्रृंगार रस का फॉर्म होता है जो कि प्रेम को प्रदर्शित करता है, और एक श्रृंगार रस का फॉर्म होता है जो कि विराग को प्रदर्शित करता है। विराग अर्थात दर्द, पैनिक होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ददरिया सॉन्ग है, ये ददरिया सॉन्ग स्पेशली किसी की याद में, या एक किसान जब अपने खेतों में फसल की कटाई करते रहता है तो उसमें जो दर्द भरे गीत गाता है वही ददरिया गीत है। साथ ही साथ अब राजकीय नृत्य की बात करते हैं। राजकीय नृत्य की यदि बात करेंगे तो यहाँ का राजकीय नृत्य कर्मा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजकीय नृत्य यहाँ का क्या है? कर्मा। राज्य का ध्येय वाक्य की यदि बात करेंगे तो राज्य का ध्येय वाक्य ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ट्रूथ एवं ट्रांसपेरेंसी। यदि सत्य एवं पारदर्शिता, यदि आप हिंदी में देखना चाहें तो इसका अर्थ होता है सत्य एवं पारदर्शिता, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी, सत्य एवं पारदर्शिता। तो होप ये वाली स्लाइड आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक इंग्लिश में स्टेटमेंट दिख रहा होगा कि द वन भैंसा और वाइल्ड वाटर बफेलो, द वन भैंसा एंड वाइल्ड वाटर बफेलो मोस्टली फाउंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ स्टेट इन स्टेट एनिमल। दैट मीन्स ये है कि जो वन भैंसा है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र एरिया में पाए जाते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। द स्टेट वर्ड इज पहाड़ी मैना एंड हिली मैना जिसे भी कहा जाता है। साल यानी सराई ट्री, जिसे फाउंड इन बस्तर डिवीजन। कहने का मतलब यह है कि पहाड़ी मैना और इसके अलावा वन भैंसा, इसके अलावा जो सराई का पेड़ है, ये सभी मोस्टली जो है छत्तीसगढ़ के इस पार्ट, साउदर्न पार्ट पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब बढ़ते हैं तो पहाड़ी मैना वन भाषा के बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं। दिखने में सुंदर, कोमल, भावुक, मनुष्य की भांति बोलने वाला, आवाज भाषा की सटीक नकल करने की प्रतिभा के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई मैना वर्तमान समय में विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि लोग उसको पकड़ कर अपने घरों में रखते हैं, साथ ही साथ उसे बेचने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मात्रा में वो जो मैना है वो खोती जा रही हैं। तो ये एक बहुत विकट समस्या है। इस विकट समस्या से बचने के लिए इसे राजकीय पक्षी घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज इसके मतलब कंजर्वेशन में ज़्यादा सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पा रही है। अब हम आगे चलते हैं। यही इसलिए जंगली भैंसों की भी है। संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट ने विद्यापति से दंडकारण्य के वर्णन को कादम्बरी में उल्लेखित किया। एक
चीज़ याद रखिए, महाकवि बाणभट्ट और कादम्बरी, इसका बहुत पुराना रिश्ता है, उनकी पुस्तक है कादम्बरी। इसमें इन्होंने क्या मतलब जो वन भाषा है उसको यम का एक वाहन वाहन के रूप में प्रदर्शित किया है। दैट मीन्स वो मृत्यु का प्रतीक है। और अगर आप मृत्यु के प्रतीक को विलुप्ति के कगार पे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी एक दिन विलुप्ति के कगार पे चली जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। इसके महत्व कारण ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वन भाषा खत्म हो रहा है, तो इसका कारण यह है कि अनुकूल प्रकृति आवास का कम होना, मतलब जैसा वातावरण जंगली भैंसों को चाहिए रहने के लिए वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिंडर पेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आई एम आस्किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जैसी बीमारियों का संक्रमण, मतलब जो वन भैंसों में सबसे मेन बीमारी पाई जाती है, मेन डिसीज जो पाया जाता है वो रिंडर पेस्ट पाया जाता है। पालतू भैंसों के प्रजनन से नस्ल में गिरावटें आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको मैंने जैसा कि बताया था कि पहाड़ी मैना जब चीज़ें बस्तर के ये डिवीज़न है, बस्तर के डिवीज़न के आसपास ये फैले हुए हैं। यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि बस्तर के डिवीज़न में आपने ये कोंडा गांव है, कोंडा गांव में बस्तर, टोकापाल, जगदलपुर, दिल्ली, बस्तानार, कटे कल्याण, दरभा, बकावंड, इन सभी आसपास रीजन में वन भैंसों, साल, पहाड़ी मैना और साथ ही साथ ट्री, साल के वन जिसको कहा जाता है, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की मैप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। छत्तीसगढ़ की मैप के बारे में मैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ फैक्ट के फॉर्म में। अब मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल जैसे आपको पता है 135,192 कुछ पुस्तकों में मिलता है, कुछ पुस्तकों में 191 भी देखने को मिलता है, कुछ पुस्तकों में 194 देखने को मिलता है। मैं आपको लेटेस्ट बता दूं CGPSC 2014 में एक एग्जाम हुआ था जिसमें CGPSC ने इसके आंसर को 135,191 लिया था, 191 किलोमीटर स्क्वायर लिया था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा संभाग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। सबसे छोटा संभाग आपको बता चुका हूँ, दुर्ग सबसे छोटा संभाग है। यदि आप इसके अलावा और बात करेंगे तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी बस्तर है, सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, सबसे छोटा जिला दुर्ग। अब सबसे बड़ी तहसील की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी तहसील है पोड़ी उपरोड़ा, सबसे बड़ी तहसील की बात करेंगे तो पोड़ी उपरोड़ा। इससे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे बड़ी तहसील कौन सी है और कौन से जिले में स्थित है। तो पोड़ी उपरोड़ा ये सबसे बड़ी तहसील है जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ के आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, इंटरकनेक्शन के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप कोई भी चीज पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़े विकास खंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा विकास खंड जो है बिल्हा है। सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है? बिल्हा। बिलासपुर का बिल्हा जो है सबसे बड़ा विकास खंड है। इसके अलावा बेसिक फैक्ट्स में और कुछ चीजें हैं, तो होप लगभग बेसिक तौर पर मैंने सभी चीज। सबसे छोटी तहसील यदि आप ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज्यादा तहसीलों को कंजर्व करके रखता है तो जांजगीर है। और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे कम तहसीलों को कंजर्व करके रखता है वो नारायणपुर 2 और जांजगीर 10 तहसीलों को कलेक्ट करके रखता है, नारायणपुर सिर्फ 2। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का ये जो शेप है आपको किस तरीके का दिख रहा है? ये उल्टा सी हॉर्स है। अभी इस चीज को हालांकि मैं बताऊंगा उस आगे की स्लाइड्स में, आपको जानने को मिलेगा किस तरीके से, बट एक रफ फॉर्म में मैं आपको बता दिया कि किस छत्तीसगढ़ की मत। ठीक है, ये चीजें। अब हम आगे चलिए, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में यदि ज्ञानधानी कहेंगे तो आप छत्तीसगढ़ राज्य की ज्ञानधानी भिलाई है, छत्तीसगढ़ का शिमला की मैनपाट, छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा, छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निर्जातीय म्यूजियम जगदलपुर है। निर्जातीय म्यूजियम कौन सा है? जगदलपुर। इसके अलावा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष की हम बातें कर ही चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको छत्तीसगढ़ के, आपको 4 दिवस आपको पता होना चाहिए।
14 मातृ पितृ दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। इसके अलावा 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, 28 नवंबर छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा दिवस, इंपॉर्टेंट चीज 28 नवंबर, 28 नवंबर छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा दिवस। और एक इंफॉर्मेशन आपकी चीजों से, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। इस दिन ही आपके अगले साल का पूरा प्रोग्राम डिसाइड हुआ कि पीएससी के एग्जाम्स कब होंगे। इस बार से गवर्नमेंट या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस चीज़ की पहल की है। अब देखिए कितना सक्सेसफुल होता है, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा। और 18 दिसंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्यपान निषेध दिवस है। मद्यपान का शिकार है छत्तीसगढ़, उसके लिए निषेधता के लिए एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की गई है, वो डेट है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को स्पेशली मद्यपान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक तौर पर मैंने आपको बता दी। अब आपको बताऊं छत्तीसगढ़ के जियोग्राफिकल चीज़ों के बारे में बताऊं। छत्तीसगढ़ के जियोग्राफिकल एरिया को यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को बहुत सारे पार्ट प्रदेशों में डिवाइड किया गया, बहुत सारे पार्ट प्रदेशों में डिवाइड किया गया। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ को टोटल 4 पार्ट प्रदेशों में डिवाइड किया गया, 4, जिसमें पहला जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इसके अलावा जसपुर सामरी पार्ट, जसपुर सामरी पार्ट की यदि आप बात करेंगे, जसपुर सामरी पार्ट में स्पेशली सरगुजा और जसपुर का पूरा रीजन कवर हो जाता है। यानी कि 2 पार्ट प्रदेश सिर्फ एक ही संभाग कवर करता है, वो संभाग है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में 2 पार्ट प्रदेश कवर हो जाते हैं। इसके अलावा बचे 2 पार्ट प्रदेश जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान ये अकेले तकरीबन 3 डिवीजन को कवर करता है, 3 डिवीजन को कवर करता है। दैट मीन्स दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग। और ये जो चौथा है दंडकारण्य प्रदेश, ये बस्तर संभाग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये मैं आपको बेसिक तौर पर बताया। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, यहाँ पे कन्हार नदी है, कुश्मी है, जसपुर जिला है। इसकी यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर मध्य प्रदेश और ये कोरबा। तो इस तरीके का जो पहला ये पूर्वी बघेलखंड के पूर्वी बघेलखंड के प्लेटू को रिप्रेजेंट करता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार पार्ट प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। ये जो जसपुर सामरी का पार्ट है जिसमें आपको 2 डिस्ट्रिक्ट सरगुजा और जसपुर को कवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप आगे की बात करें तो महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन सेंट्रल रीजन को पूरा कवर करता है, जिसमें से टोटल 3 डिवीजन कंसिडर किए जाते हैं। चौथा जो है दंडकारण्य प्रदेश है, इसमें 4 डिवीजन मतलब 1 डिवीजन बस्तर डिवीजन कवर होता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पार्ट प्रदेश को 4 पार्ट प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से पार्ट प्रदेश कितने कितने रीजन एरिया या कितने तरीके मतलब कितने परसेंट एरिया को कवर करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। तो अब क्षेत्रफल के फॉर्म में देखें तो एक तरीके का आप वेन डायग्राम से समझे, ये एक आप वेन बना लिए हैं। इस वेन में समझिए 16.17 जो है वो ए पार्ट है। कहने का मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो प्रतिशत है 16.17% है। इसके अलावा यदि आप जसपुर सामरी की बात करें, ये सबसे छोटा पार्ट प्रदेश और सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश दोनों, सबसे छोटा पार्ट प्रदेश 4.59% ओनली। और इसके अलावा यदि आप छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें तो 50% एरिया को कवर करता है, 50.14% एरिया को कवर करता है। इसके अलावा यदि आप दंडकारण्य प्रदेश की बात करें, दंडकारण्य प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो ये 28.91% के ये कवर करता है। इस प्रकार से टोटल 4 लैंड एरिया कवर हो जाते हैं। यानी जो 4 पार्ट प्रदेश, पहला 16.17% जो होता है पूर्वी बघेलखंड के पठार के लिए, अगला जो है 4.59%, अगला 50.14% और अगला 28.91%। तो ये आपको एक वेन डायग्राम से भी आपको इस चीज़ें मैंने बता दी, याद मेमोराइज करने का तरीका बता दिया। तो ये मैंने आपको बेसिक तौर पर बता दिया। इसके अलावा पार्ट प्रदेश के बारे में भी हम यदि और थोड़ा सा जानकारी लेना चाहें तो आप आ जाइए। पहले
पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड के पठार की यदि आप बात करें तो यहाँ की औसत ऊंचाई जो है वो 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, सॉरी 300 मीटर के अप्रॉक्स है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की ऊंची चोटी है, जहाँ से हसदेव नदी निकलती है कैमूर की पहाड़ी के आसपास। यहाँ जो स्पेशली जो चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ स्पेशली जो चट्टानें पाई जाती हैं गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। अभी आपको चट्टान जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार और सरगुजा जो है मैक्सिमम पार्ट जो है ये अपर गोंडवाना लैंड में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा यदि यहाँ के खनिज की बात करेंगे तो कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और फायर क्ले, जिसमें कोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और फायर क्ले, जिसमें कोल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप यहाँ के स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ का स्लोप दो तरीके का डिवाइडेड है। पहला उत्तर का स्लोप, यदि आप नॉर्थ और ये जो उत्तर का स्लोप है नॉर्थ का, ये उत्तर की तरफ झुका हुआ है, और जो ये वेस्ट का ईस्ट का जो मतलब एरिया है वो ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। यानी कि उत्तर का भाग उत्तर की ओर गंगा अपवाह तंत्र में मिलता है, और दक्षिण का भाग मतलब ईस्ट पूर्व का भाग पूर्व की ओर झुका हुआ है। अब यहाँ पे 3 जलप्रपात हैं, रक्सगंडा जलप्रपात है, पवई जलप्रपात है, अमृतधारा जलप्रपात है। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात हैं, रक्सगंडा, पवई, अमृतधारा। रक्सगंडा, पवई और अमृतधारा। अमृतधारा हसदेव नदी पर स्थित कोरिया जिले में, पवई नदी पर स्थित सरगुजा जिले में, रक्सगंडा सरगुजा जिले में रेंड नदी पे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। पवई नदी पे, अमृतधारा हसदेव नदी पे, रक्सगंडा जो है वो रेंड नदी पे है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ट्रॉपिकल वेट कहा जाता है इसे, ट्रॉपिकल वेट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र ट्रॉपिकल वेट है। यहाँ की जो बारिश है वो 125 सेंटीमीटर है। यहाँ की बारिश कितनी है? 125 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो सरगुजा जो है स्पेशली तेंदुपत्ते के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। तो तेंदुपत्ता, बांस, खैर, शाल, ये 4 चीजें यहाँ से मिलती हैं, शाल, बांस, तेंदुपत्ता और खैर। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ आप लिखने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। यहाँ स्पेशली अभी आप मिट्टी के फॉर्मेशंस को जब आप पढ़ेंगे तो मिट्टी के फॉर्मेशंस में आपको ये दिखेगा कि ये जो रेजिन है, इस रेजिन को लाल पीली मिट्टी पूरी तरीके से कवर करती है, जिसकी वजह से यहाँ चावल, ज्वार, अलसी और तिल की खेती होती है। आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको पढ़ते समय हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी प्लेस के बारे में पढ़ना है तो वहाँ की सबसे पहले आप जियोग्राफी समझेंगे। जब आप वहाँ की जियोग्राफी समझेंगे तो आपको वहाँ की हिस्ट्री जानने का इंटरेस्ट आएगा, तो आप वहाँ की हिस्ट्री जानेंगे। जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री से आप वहाँ के मिनरोलॉजी को समझेंगे, मिनरोलॉजी को समझने से आप उसके यहाँ के इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। तो मिनरोलॉजी को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप चट्टानों को समझें, चट्टाने के टूटने से मिट्टियाँ बनती हैं, मिट्टी को जाने, मिट्टियों से फसल उगती हैं, फसलों के बारे में पता चलेगा। वो मिट्टियाँ कुछ खनिजों को भी रिप्रेजेंट करती है, उससे खनिज का पता चलेगा। इसके अलावा जब फसलों से हमें जो इकोनॉमी गेन होगी या उससे हम कृषि जो आएगी उसके लिए कितने इरिगेशंस होंगे, उसके लिए कितने पशु पक्षी रिक्वायर्ड है उस चीज़ को सक्सीड करने के लिए, तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। और फिर इसके अलावा टर्सरी सेक्टर में यानी इकोनॉमी के तीसरे क्षेत्र में क्या छत्तीसगढ़ की कंडीशन है, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है कि पहले आप एक चीज़ को क्लियर करते हैं, फिर दूसरी चीज़ को क्लियर करते हैं, फिर तीसरी चीज़ को ओपन करके उसको पढ़ते हैं, क्लियर होता है। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टिविटी आपको बना के चलना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जसपुर शामली के पार्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको 5 उप विभाजन किया गया, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, चांगवखार देवगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर मैदान। तो इस तरीके का टोटल 5 डिविजन्स इसके किए गए हैं। यानी कि कन्हार बेसिन, मैं आपको बता दूं, कन्हार बेसिन जो ये जो चांगवखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये एक बेसिन हो गया। ये जो आपको सरगुजा बेसिन दिख रहा है, सरगुजा बेसिन ये दूसरा हो गया। ये जो आपको रिहंद बेसिन दिख रहा है, ये रिहंद बेसिन तीसरा हो गया। और ये आपको इसके अलावा 2 और बेसिन, कन्हार बेसिन, आपको ये आपका कन्हार बेसिन हो गया। सरगुजा बेसिन में पूरा एरिया जितना भी लेफ्ट एरिया पूरा कवर आता है। लास्ट में हसदेव रामपुर रेजिन होगा, ये हसदेव रामपुर रेजिन हो गया। तो ये हसदेव रामपुर रेजिन, ये सरगुजा बेसिन, ये कन्हार बेसिन, ये रिहंद बेसिन, ये चांगवखार बेसिन। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और सबसे जो ऊंची पहाड़ी है वो चांगवखार देवगढ़ में स्थित है, देवगढ़ की पहाड़ी।
जहाँ से हसदो नदी निकलती है। तो होप मैंने आपको पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में एक जनरल चीजें आपको बता दी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पर्वत एक पठार कैसे बनता है, उसको भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में चट्टानों के निर्माण के समय यदि आप देखेंगे तो आपको उसमें मैंने बताया है। तो आप उस इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप कम वीडियो देखिए लेकिन पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप आगे के लिए इंटरलिंक कर सकें। और आप मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें क्योंकि आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें बताऊँ ताकि आप सिलेक्शन तो अपनी जगह है ताकि आप ये नॉलेज किसी और को शेयर भी कर सकें। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, जसपुर सामरी के पाट प्रदेश के बारे में बात करते हैं। जसपुर सामरी के पाट प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो जसपुर सामरी का जो पाट प्रदेश है ये 6208 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? सरगुजा डिस्ट्रिक्ट आता है और जसपुर डिस्ट्रिक्ट आता है और बलरामपुर के भी कुछ रीजन्स आते हैं। तो अब आपको ये जो चीज़ें आपको याद रखना, पूरे पाट प्रदेश, इसको पाट प्रदेश को डिवाइड किया गया है इस कोड से, आप याद रखेंगे मजाला साज, मजाला साज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मांड प्रदेश, जारंग पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, मजाला साज। ये अब पत्थर ले लूंगा, साज से क्या लूंगा? पत्थर ले लूंगा, पत्थर ले लूंगा का पठार। और सबसे बड़ा जो पाट प्रदेश है, पत्थर ले लूंगा, सबसे बड़ा पाट प्रदेश जसपुर, जसपुर पाट प्रदेश सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। सभी पाट प्रदेशों में सबसे बड़ा डिवीजन है। तो ये आप याद रखेंगे। सामरी पाट जो आपको दिखाई दे रहा है, सामरी पाट में सबसे ऊंची चोटी मिली है गौरलाटा की 1225 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गौरलाटा 1225 मीटर। यहाँ पे 2 नदियां कन्हार और मेयोर नदियां बहती हैं। कोटली जलप्रपात है, आपको मैं बार बार चीजें बता रहा हूँ। कोटली जलप्रपात, मेयोर और कन्हार 2 नदियां बहती हैं और गौरलाटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको बार बार बता दूं कि ये सभी चीजें हम डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करेंगे, बट ये रैपिड फायर राउंड है जिसमें कैप्सूल वीडियो के तहत मैं आपको 3 दिन में छत्तीसगढ़ कैसे तैयार करें इस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सामरी पाट को मैंने आपको बता दिया कि सामरी पाट में सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा 1225 मीटर, फिर कन्हार, फिर मेयोर। इसके अलावा जो आपको सेकंड में जारंग पाट दिख रहा होगा, जारंग पाट की सबसे ऊंचा जो प्लेस है वो पंडरा पाट है। पंडरा पाट, पंडरा पाट तक इसका विस्तार है और सीतापुर के एरिया में तक, सीतापुर के एरिया तक को ये कवर करता है। मैन पार्ट की यदि आप बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है इसे, पहली चीज तो। अब हम आगे चलते हैं। सरगुजा जिले में जो दक्षिण पूर्व में स्थित है, रायगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ये रायगढ़ के साथ ये सीमा बनाता है और इसकी लंबाई जो है, मैन पार्ट की यदि आप लंबाई की बात करेंगे तो 29 किलोमीटर है। साथ ही साथ इसकी 12 किलोमीटर इसकी वो है, कहने का मतलब लंबाई के साथ चौड़ाई है। यहाँ जो स्पेशली पाई जाती है, यहाँ ये जो मैन पार्ट है, ये रेजिन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता दूँ। मैन पार्ट के जो रेजिन, मैन पार्ट के बारे में मैं आपको बार बार स्ट्रेस देके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ लेटेराइट मिट्टी मिलती है, साथ ही साथ डक्कन ट्रैप भी मिलता है। ये सभी चीज़ें आप सुनते रहिएगा। ये अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ बता नहीं जा रहा है, लेकिन अगले वीडियो में, जस्ट अगले वीडियो में आपको ये चीज़ पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डक्कन ट्रैप, ठीक, यहाँ स्पेशली बॉक्साइट के भंडारण मिले हैं। यहाँ स्पेशली किसके भंडारण मिले हैं? बॉक्साइट का भंडारण मिले हैं। और ये तिब्बतियों का शरण स्थली है। किसकी शरण स्थली है? तिब्बतियों की शरण स्थली है। तो आपको यदि मैन पार्ट के बारे में फैक्ट बता दूं तो बॉक्साइट मिलता है। खनिज की बात करें तो बॉक्साइट, मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट और डक्कन ट्रैप, लेटेराइट और डक्कन ट्रैप। यदि आप यहाँ की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 29 लंबाई और 12 चौड़ाई। एक चीज़ शायद मैंने आपको बोलने के ड्यूरेशन में गलत बता दी, छत्तीसगढ़ का कश्मीर मैंने कहा दिया था। छत्तीसगढ़ का शिमला है ये, छत्तीसगढ़ का कश्मीर चतुरगढ़। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? चतुरगढ़ को कहा जाता है। और यहाँ से मैन पाट प्रदेश से मांड नदी का उद्गम स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पूछा जाता है, मांड नदी कहाँ से निकलती है? तो मैन पाट से निकलती है और इस पे सरभंजा जलप्रपात है। सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात। सभी चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। ये रैपिड फायर कैप्सूल वीडियो है, इसलिए आप इसको ऐसे समझते चलिए बस। अब हम आगे चलते हैं। जसपुर पाट प्रदेश जो सबसे बड़ा पाट प्रदेश है ये, और इसकी जो ये भूमि है,
ये सन्ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है ये, और ये बागीचा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह जसपुर की। और जसपुर को सांपों की नगरी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र या छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन के बारे में। छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन के बारे में यदि आप बात करेंगे तो 50.34 एरिया कवर करता है। पहली चीज तो लगभग 50% एरिया कवर करता है, जिसमें दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग राजनांदगांव की उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि, और ये आपको मैकल सीरीज, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, कोरबा रायगढ़ का मैदान, और पेंड्रा लोरमी का पठार। ये टोटल डिवीजन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो आप ऐसे कीजिए, मैदानी भाग को अलग कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैदानी और पठारी और पहाड़ी तीनों भाग हैं लगभग। मैदानी भाग को यदि आप अलग करेंगे, मैदानी और पठारी भाग को एक में कंसिडर कीजिए, तो पेंड्रा लोरमी का पठार पहली बात, पहला नंबर पेंड्रा लोरमी का पठार। उसके बाद बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर कोरबा बेसिन, और चौथा नंबर रायगढ़ बेसिन, ये चौथा नंबर रायगढ़ बेसिन। यानी कहने का मतलब है कि पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा रायगढ़ बेसिन, इसके अलावा बिलासपुर रायगढ़ बेसिन, इसके अलावा कोरबा बेसिन। इस तरीके से मैदानी क्षेत्र का टोटल 5 डिवीजन, कोरबा बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन, पेंड्रा लोरमी का पठार। इसके अलावा यदि पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो मैकाल सीरीज, मैकाल श्रेणी, नई टेक्नोलॉजी को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैकाल श्रेणी, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है मैकाल श्रेणी की, बदरगढ़ की चोटी है 1176 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। सबसे बड़ी चोटी मैंने आपको बता दिया पहले ही, गौरलाटा 1225 मीटर। दूसरी सबसे बड़ी चोटी की यदि आप बात करेंगे तो ये नंदीराज है, जो कि आपको दंडकारण्य के प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैकाल श्रेणी छुरी उदयपुर का पहाड़ या छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, ये रेजिन जो है ये। इसके अलावा दुर्ग उच्च भूमि है, जैसा दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसके अलावा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। इस तरीके से आपको मैंने महानदी बेसिन के बारे में लगभग बता दिया। अब मैं आपकी इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे जाऊं तो महानदी का डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ यदि, तो आपको चट्टाने जो हैं ये कडप्पा चट्टानों से मिली है। चट्टानों से क्या बनता है? चट्टानों का टूटने से मिट्टी बनती है। तो यदि आप यहाँ की मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ की जो मिट्टी है वो स्पेशली यहाँ लाल पीली और रेतीली दोनों टाइप की मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं। यहाँ वन कौन से हैं? मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये किसकी खेती के लिए मोस्ट उपयुक्त है? धान की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ वर्षा की जो संभावना होती है, ये कम बारिश वाला क्षेत्र है, 120 से 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। केंदई जलप्रपात, भैंसाजार जलप्रपात, राम झरना, सात देवधारा, गोदना, ये जलप्रपात जो हैं ये सभी महानदी बेसिन में पाए जाते हैं। और अब आप यहाँ की जनजातियों की बात करेंगे तो बैगा, कमार, भिंजवार, भैना, कोरवा। बैगा, कमार, बिंजवाना और भैना, ये 4 जातियां, और कोरवा भी ले सकते हैं। 4 ये जातियां जो हैं स्पेशली इस रीजन में पाई जाती हैं। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं बता दूं कि जो इसके और जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसमें पलामा की पहाड़ी, लाफागढ़ की पहाड़ी पूछा जाता है, जो कि 10,080 मीटर और 1048 मीटर है। पलामा की पहाड़ी 10,080, लाफागढ़ की पहाड़ी 10,048 मीटर, सॉरी 1,048 मीटर है, और 1,000 मीटर 80 मीटर पलामा की चोटी है। कोरबा बेसिन की बात करेंगे, कोरबा बेसिन के आसपास मिनी माता जलाशय पाया जाता है। वहाँ पे ढेंगू नाला और पुलाव नाला निर्मित है, जो कि हसदेव नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो जो दुर्ग रायपुर का मैदान है वो 3 भागों से मिलकर बना है, स्पेशली ट्रांस महानदी, फिर महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र और ट्रांस शिवनाथ मैदान। यानी 3 चीजें वहाँ पे क्या है, महानदी और शिवनाथ दोनों नदियों का मतलब दोनों नदियाँ
के आसपास का रेजिन है, इस वजह से वो जो रेजिन है थोड़ा सा उपजाऊ बना रहता है। आप यदि उच्च भूमि की बात करेंगे यानी मैकल सीरीज की बात करेंगे तो मैकल सीरीज ये जो रेजिन है ये मैकल सीरीज यहाँ स्पेशली बैगा जनजाति पाई जाती है। मैकल सीरीज में ही बदरगढ़ की चोटी पाई गई है जो कि 1176 मीटर है। याद रखिएगा बदरगढ़ की चोटी जो है 1176 मीटर है, बदरगढ़ की चोटी। इन सभी चीज़ों को हम वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट आपको रिविजन के लिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट हो रहा है। बदरगढ़ की चोटी, यदि आप धमतरी महासमुंद के पठार की बात करते हैं तो धारी डोंगर जो 899 मीटर है, धारी डोंगर ये धमतरी के आसपास धारी डोंगर। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है धारी डोंगर प्लेस कौन से पार्ट प्रदेश में है, तो आपको उस समय टिक करना होगा कि धमतरी महासमुंद उच्च भूमि या धमतरी महासमुंद पठार यहाँ पे पाया था। अब दंडकारण्य प्रदेश पे आते हैं। दंडकारण्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, पहले चीज आपको बता दूं, नंदी बैराज है 1210 मीटर। इंपॉर्टेंट चीज 1210 मीटर, पहली जो चोटी है 1210 मीटर नंदी बैराज। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो यहाँ ये जो एरिया है ग्रेनाइट और नीच से मिलकर बना है स्पेशली, ये जो है ये लाइमस्टोन के लिए पूरा एरिया प्रसिद्ध है। ये लाइमस्टोन डोलोमाइट दो चीज़ के लिए ये जो एरिया है स्पेशली किरंदुल, बचेली, एनएमडीसी जहाँ की आपने नाम सुना ही होगा, तो ये स्पेशली लौह अयस्क, टिन, कोरंडम, अभ्रक, चार चीज़ों के लिए, लौह अयस्क, दूसरा टिन, तीसरा कोरंडम और चौथा अभ्रक, इन सब चीज़ों के लिए बेहद ही फेमस है। लौह अयस्क, टिन, कोरंडम और अभ्रक, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। यहाँ साल, सागौन, तेंदुपत्ता, बांस, शीशम ये सभी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लाल बलुई दोमट मिट्टी है। यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो मिट्टियाँ उतनी उपजाऊ न होने की वजह से यहाँ मोटे अनाज के मतलब फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि धान, कोदो, कुटकी। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पार्ट प्रदेश वाला कॉन्सेप्ट लगभग मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बार समरी के फॉर्म में आप याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बेहतर तरीके से लिखिए। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर, नंदी बैराज दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1210 मीटर, बदरगढ़ तीसरी सबसे ऊंची चोटी 1176 मीटर, मैनपाट चौथी सबसे ऊंची चोटी 1152 मीटर, अबू छमाड़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी 1076 मीटर 1076, देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर और धारी डोंगर की पहाड़ी 899 मीटर है। तो इस तरीके से आप लोगों को होप सभी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना दिख रही होगी, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। तो ये जो रीजन है ये अपर गोंडवाना लैंड कहलाता है। अपर गोंडवाना, ये जो रीजन है ये कहलाता है लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना, ऐसा क्यों कहा गया? एक्चुअली गोंडवाना जो रॉक होती है उस रॉक के डिस्ट्रॉय होने से या घिसने से जो चीज़ का फॉर्मेशन होता है वो कोल है। कोल का फॉर्मेशन होता है, कोयले का निर्माण होता है। यहाँ अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना से स्पेशली कोयले पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी माइंस है। ये आपको जो गोल सा प्यारा सा दिख रहा होगा जसपुर सामरी पाट का रीजन, ये आप याद रखिएगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ये रीजन है, इस रीजन में पाया जाता है दक्कन ट्रैप, लेटेराइट मिट्टी, ये चीजें। ये जो रीजन है ये पूरा ये कडप्पा रीजन कहलाता है। कडप्पा रीजन स्पेशली यूजफुल होता है फॉर डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, कडप्पा चट्टान। ये जो पाई जाती है कडप्पा चट्टान, ये जो है धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान, ये क्या है? धारवाड़ चट्टान। ये स्पेशली लौह अयस्क के लिए फेमस है, आयरन ओर। यहाँ पे बालौद एक डिस्ट्रिक्ट है, आयरन ओर बालौद, वहाँ पे सेल लौह भिलाई स्टील प्लांट, वो भी लोहे से संबंधित। ठीक है, अब ये जो है ये जो रीजन है ये विंध्यन कडप्पा कहलाता है।
इसे क्या कहा जाता है, विंध्यन कड़प्पा कहा जाता है। और ये जो बाकी जो रेस्ट एरिया पर जाता है ये आर्कियन रॉक से बना एरिया कहलाता है, सभी आर्कियन रॉक। तो यदि आप क्लासिफिकेशंस के फॉर्म में देखेंगे कि सभी लोगों का मतलब सभी चट्टानों का कितना है, तो अवर्गीकृत रवेदार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अवर्गीकृत रवेदार 49.8% कहने का कि आर्कियन चट्टाने। कड़प्पा जो है 23.97%। दक्कन ट्रैप जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है, वो 1 से 3% पाई जाती है। अपर गोंडवाना की यदि आप बात करेंगे तो 16 to 17% पाई जाती है, 17% भी नहीं। धारवाड़ चट्टानों की बात करेंगे तो धारवाड़ चट्टान जो है वो 4 to 5% पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 to 5% धारवाड़ चट्टान, लोअर गोंडवाना 17%, 22 and 3 25, और ये तो इस प्रकार से टोटल ये जो पूरा एरिया ये 100% एरिया को अप्रोक्सीमेटली कवर करता है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको वापस से रिकॉल होगा। ये जो रेजिन है ये पूरा रेजिन, ये सभी लाल पीली मिट्टी से रेड येलो सॉइल से घिरा हुआ है, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी से घिरा हुआ है। ये जो रेजिन है ये पूरा रेजिन जो है लाल पीली मिट्टी है। ये जो रेजिन आपको दिख रहा होगा ये लाल रेतीली मिट्टी कहलाता है,